बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू इजी मेडिकल बाय डॉक्टर लारे। आज का हमारा टॉपिक है ओस्टियोआर्थराइटिस, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जो कि हमारे जॉइंट्स से रिलेटेड है। ये वो मेडिकल कंडीशन है जिसमें जॉइंट्स के डैमेज होने की वजह से कोई भी एक्टिविटी करना पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। क्या आपको पता है कि दुनिया में 500 मिलियन से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके लिए स्टेयर क्लाइंबिंग से लेकर सिंपली एक पेन होल्ड करने वाली एक्टिविटी एक चैलेंज बन जाती है, सिर्फ और सिर्फ ओस्टियोआर्थराइटिस के पेन की वजह से। ओस्टियोआर्थराइटिस क्या है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और हम इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम आज के इस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। ओस्टियोआर्थराइटिस एक क्रॉनिक डीजेनरेटिव डिजीज़ है साइनोवियल जॉइंट्स की। क्रॉनिक डीजेनरेटिव डिजीज़ होने का मतलब ये है कि ये वक्त के साथ साथ जॉइंट्स के अंदर वेयर एंड टेयर एंड डैमेज कॉज करती है। ओस्टियोआर्थराइटिस मेनली साइनोवियल जॉइंट्स में होता है। ये बॉडी के वो जॉइंट्स होते हैं जो कि फ्रीली मोबाइल होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल होती है। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट्स होते हैं एंड ये साइनोवियल फ्लूइड सिक्रिएट करते हैं जो जॉइंट को लुब्रिकेशन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। साइनोवियल जॉइंट में हिप जॉइंट, नी जॉइंट, शोल्डर, एल्बो और हैंड के जॉइंट्स शामिल हैं। इटियोलॉजी बेसिकली एज के साथ ओस्टियोआर्थराइटिस का जो रिस्क है वो ज़्यादा होता है। जैसे वो लोग जो 65 एंड अबव हैं वो ज़्यादा रिस्क पर हैं। देन मेल एंड फीमेल दोनों के इक्वली चांस है कि उनको ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, लेकिन फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा रिस्क पे हैं। इसके अलावा अगर हम पैटर्न देखें या इफेक्टेड जॉइंट को देखें तो वो दोनों जेंडर्स के अंदर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। यानी जो मेल्स हैं उनमें ज़्यादा रिस्क है हिप जॉइंट के इन्वॉल्व होने का, देन नी, स्पाइन, एंकल, शोल्डर एंड फिंगर्स। जबकि फीमेल्स में जो नी जॉइंट है वो ज़्यादा रिस्क पे होता है, एंड देन फिंगर, स्पाइन, हिप, एंकल एंड शोल्डर जॉइंट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस की क्लासिफिकेशंस को। ओस्टियोआर्थराइटिस की 2 बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी ओस्टियोआर्थराइटिस होता है उसकी कोई अंडरलाइंग ऑब्वियस कॉज नहीं होती, ठीक है, और ये सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस है। जबकि सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस के पीछे कोई ना कोई कंडीशन होती है, कोई अंडरलाइंग कॉज होती है, जैसे कि ट्रोमा का हो जाना, किसी एक्सीडेंट का हो जाना और उसके बाद बोन्स का या जॉइंट्स का प्रॉपर्ली हील ना होना। इसके अलावा डिसलोकेशन हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकती हैं, बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शंस जो कि बोन के स्ट्रक्चर्स को, उनके आर्टिकुलर कार्टिलेज को डैमेज कर दें। देन ओबेसिटी यानी कि मोटापा, ये वो कंडीशन होती है जिसमें बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट होते हैं और एक्स्ट्रा वेट होने की वजह से जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस आता है। इसके अलावा जो फैट सेल्स होते हैं वो ऐसे प्रोटीन्स रिलीज करते हैं जो कि जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश को बढ़ा देते हैं। देन हाइपरथायरॉयडिज्म वो कंडीशन होती है जिसमें बॉडी के अंदर T3 हार्मोन यानी कि ट्राईआइडोथायरोक्सिन हार्मोन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ये वो हार्मोन होता है जो कि कार्टिलेज की ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करता है। देन एट द लास्ट हमारे पास आ जाता है एक्रोमेगैली, वो कंडीशन जिसमें इंडिविजुअल के अंदर ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और उनके जो हैंड, फीट और फेस की बोन्स होती हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जॉइंट्स की अलाइनमेंट जो है वो डिस्टर्ब होती है, वो एबनॉर्मल होती है और जॉइंट्स के ऊपर, जॉइंट के कार्टिलेजेस के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस आता है और ओस्टियोआर्थराइटिस का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। अब हम ओस्टियोआर्थराइटिस की कुछ मेन कॉजेज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्यों होता है। तो सबसे पहले तो तमाम वो प्रीवियस कंडीशंस जो भी हमने स्टडी की वो सारी इसकी रीज़न हो सकती है। इसके अलावा ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, यानी फैमिलीज़ के अंदर भी रन करता है। देन पुअर पोस्चर, ठीक है, अगर पोस्चर बॉडी का सही नहीं होगा तो वो बोन्स को डैमेज करेगा और रिस्क को मज़ीद बढ़ा देगा। इसके अलावा एजिंग प्रोसेस इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एज के साथ साथ जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो थिन होना स्टार्ट हो जाता है और जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है जो कि ओस्टियोआर्थराइटिस कॉज कर सकती है। देन एट द लास्ट जॉइंट्स के अंदर क्रिस्टल्स का बन जाना, ऐसी कंडीशन जिसे हम गाउट कहते हैं। कैल्शियम पायरोफॉस्फेट या हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स जब जॉइंट के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, आकर इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, कार्टिलेज को डैमेज करते हैं और ओस्टियोआर्थराइटिस कॉज कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द पैथोलॉजी ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस के ओस्टियोआर्थराइटिस कैसे होता है। इसमें हम हर जॉइंट स्ट्रक्चर किस तरह से इफेक्ट होता है उसको डिस्कस करेंगे। आर्टिकुलर कार्टिलेज, बोन, साइनोवियल मेम्ब्रेन, कैप्सूल, लिगामेंट, मसल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। लेकिन इससे पहले हमें एक नॉर्मल जॉइंट स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक ब्रीफ ओवरव्यू करते हैं कि एक नॉर्मल जॉइंट स्ट्रक्चर कैसा होता है।
जॉइंट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं, सो बेसिकली जहाँ पे दो बोन एंड्स आपस में मिलते हैं उसको हम जॉइंट कहते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो बोन्स हैं, इनकी एंडिंग जहाँ पे मिल रही हैं ये एक जॉइंट है। बोन के आउटर सरफेस को हम पेरिओस्टियम कहते हैं और यहाँ पर पेन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। देन बोन के एंड्स पे जो रेड हाईलाइटेड एरिया है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है। आर्टिकुलर कार्टिलेज शॉक एब्जॉर्प्शन करवाता है और बोन्स के दरमियान स्मूथ ग्लाइडिंग प्रोवाइड करवाता है। देन जो यहाँ पर ब्लू हाईलाइटेड एरिया है ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है। साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड सिक्रिएट करता है और ये भी जॉइंट के दरमियान लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, स्मूथ मूवमेंट्स प्रोवाइड करता है एंड जॉइंट को न्यूट्रिएंट सप्लाई देता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाहर फाइब्रस कैप्सूल होती है जो कि यहाँ पे ग्रीन एरिया में हाईलाइटेड है। साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड फाइब्रस कैप्सूल को कलेक्टिवली हम आर्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं। देन एक जॉइंट को फर्दर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए लिगामेंट्स अटैच होते हैं जो कि एक बोन से दूसरी बोन पे अटैच होते हैं और ये जॉइंट को फर्दर स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो ये था एक नॉर्मल जॉइंट का स्ट्रक्चर। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस किस तरह से इन स्ट्रक्चर्स को डैमेज करता है। सबसे पहले आ जाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये बोन के एंड्स पे होता है, सो इसमें इरोजन यानी कि ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है, ये डैमेज होने लगता है। इसके अलावा यहाँ पे फिब्रिलेशन स्टार्ट हो जाती है यानी कि ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये सॉफ्ट होने लगता है, इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, इसमें फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोटियोग्लाइकेन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, ये मॉलिक्यूल्स की डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाती है और इसका स्ट्रक्चर फर्दर डैमेज हो जाता है। देन बोन में क्या चेंज आता है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज जब डैमेज हो जाता है तो जो बोन के सर्फेसेस हैं वो आपस में उनकी रबिंग स्टार्ट हो जाती है, वो रगड़ खाना शुरू कर देते हैं और उसके जो सर्फेसेस हैं, जो एंड्स हैं, यहाँ पर इनमें हार्डनिंग हो जाती है जिस प्रोसेस को हम ईबर्नेशन कहते हैं। इसके अलावा जो सबकॉन्ड्रल बोन वो होती है जो आर्टिकुलर कार्टिलेज के नीचे होती है, ठीक है। सो सबकॉन्ड्रल बोन के अंदर सिस्टिक कैविटीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं, होल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा रबिंग की वजह से जो बोन के एंड्स हैं वहाँ पर ओस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एरो में जो उन्होंने नोकें शो की हुई हैं जो बोन के अंदर बन गई हैं, इनको हम ओस्टियोफाइट्स कहते हैं। देन साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है इसमें हाइपरट्रोफी हो जाती है यानी कि ये थिक हो जाती है, जिसकी वजह से साइनोवियल फ्लूइड की प्रोडक्शन नहीं होती और जब साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस नहीं होता तो जॉइंट को उसकी न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं मिलती और साथ में उसकी जो लुब्रिकेशन है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आ जाता है कैप्सूल। सो मेम्ब्रेन की तरह, साइनोवियल मेम्ब्रेन की तरह जो कैप्सूल है ये भी फाइब्रस हो जाती है, हार्ड हो जाती है, स्टिफ हो जाती है और इसकी वजह से भी जॉइंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो रिड्यूस होती है, जो मूवमेंट है वो रिड्यूस होती है और पेनफुल हो जाती है। लिगामेंट्स की अगर बात करें तो लिगामेंट्स भी या तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं। देन एट द लास्ट जो मसल्स हैं, मसल्स के अंदर एट्रोफी हो जाती है यानी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे डायग्राम में आपको काफ मसल्स शो किए हुए हैं। सो हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से जो मसल्स हैं, जो काफ मसल्स हैं वो एक्सट्रीमली वीक हो गए हैं और एक मसल जो है वो बल्की है, जबकि दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं कि जो मसल का बल्क है वो बिल्कुल लॉस हो चुका है। सो इस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जो मसल्स हैं वो फर्दर डैमेज हो जाते हैं और फर्दर वीक हो जाते हैं। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले तो हमारे पास पेन आ जाता है, जो भी इफेक्टेड जॉइंट होगा वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा और उसकी मूवमेंट्स भी पेनफुल होंगी। इसके अलावा पेशेंट को वेट बेयरिंग के दौरान ज़्यादा पेन होगा, जैसे कि अगर वो वॉकिंग कर रहा है तो वॉकिंग एक वेट बेयरिंग एक्टिविटी है जो जॉइंट्स पे वेट एक्सर्ट करती है, सो वो पेनफुल हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा है पेशेंट तो उस दौरान भी उसको पेन फील होगा। देन पेन जो है वो मोस्टली ड्यूरिंग या आफ्टर एक्सरसाइज होता है, इनिशियली जब वो ट्रीटमेंट नहीं लेता क्योंकि उसके मसल्स वीक होते हैं, जॉइंट डैमेज होता है तो उसको पेन फील हो सकता है। और पेन जो है वो ज़्यादातर नाइट में होता है, यानी कि जब पेशेंट अपनी पूरी एक्टिविटीज़ से फ्री हो के रात के वक्त जब वो लेटने लगता है तो उसको पेन ज़्यादा अपने जॉइंट्स में फील होता है। फर्दर अगर हम क्लिनिकल फीचर्स को डिस्कस करें तो जो भी इफेक्टेड जॉइंट होता है उस पर जो मसल्स अटैच हुए होते हैं वो सारे टाइट हो जाते हैं, वहाँ पर स्टिफनेस होती है, जॉइंट मूवमेंट्स लॉस हो जाती हैं, फिर वो जो मसल्स हैं उनकी वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, वीक होने लगते हैं, एट्रोफी हो जाती है वहाँ पर जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। फिर वो जो जॉइंट इफेक्टेड जॉइंट होता है वो इनलार्ज हो सकता है, यानी वहाँ पर स्वेलिंग की वजह से, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन की वजह से जॉइंट जो है वो इनलार्ज हो जाता है। फिर कोई डिफॉर्मिटी भी हो सकती है जैसे कि वेल्गस डिफॉर्मिटी, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्रैपिटर्स यानी जॉइंट्स जो है उनमें से साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जॉइंट की जो स्पेस होती है वो कम हो चुकी होती है और ईबर्नेशन का प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया, यानी बोन्स जो है वो हार्ड हो जाती हैं, तो जब भी वो आपस में मूव करती हैं तो जब वो रगड़ खाती हैं तो साउंड क्रिएट होती है। देन एट द लास्ट जो भी इफेक्टेड एरिया है, जॉइंट है, वहाँ का जो फंक्शन है वो लॉस हो जाता है।
अब डिस्कस करते हैं उन क्लिनिकल फीचर्स को जो कि होते हैं ड्यूरिंग एक्टिव इन्फ्लेमेशन, यानी कि ओस्टियोआर्थराइटिस में समटाइम्स एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स में। सो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को इफेक्टेड जॉइंट के अंदर हीट फील होती है, वहाँ पर रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है और पेन भी काफ़ी सीवियर होता है। अब हम हिप, नी और हैंड ओस्टियोआर्थराइटिस के कुछ स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले अगर हिप जॉइंट के अंदर ओस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है तो पेन यूजुअली एबडक्टर साइड पे फील होता है, ठीक है, और ये पेन जो है वो एंटीरियर एक्सपेक्ट ऑफ थाई पे भी आ सकता है और पेन नीचे नी की तरफ भी आ सकता है। हिप आर्थराइटिस में ज़्यादातर एक्सटेंसर्स और एबडक्टर मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं और एक ख़ास किस्म की गेट हमें पेशेंट की देखने को मिलती है जिसको हम ट्रेंडलेनबर्ग गेट बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब पेशेंट चलता है और आप उसकी गेट को एनालाइज करते हैं तो आप ये देखते हैं कि चलने के दौरान उसका पेल्विस एक साइड से ड्रॉप हो रहा है, जो कि उन्होंने आपको इमेज में भी दिखाया हुआ है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हिप के एबडक्टर्स होते हैं वो वीक होते हैं और जिस साइड का पेल्विस ड्रॉप करता है उससे ऑपोजिट साइड के जो मसल हैं उनमें वीकनेस होती है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस साइड का पेल्विस ड्रॉप हो रहा है, मीन्स टू से ये वाला जो एबडक्टर मसल है ये वीक है। इसके अलावा हिप ओस्टियोआर्थराइटिस में जो पेशेंट है उसको वॉकिंग करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है और उसको जो है वो सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन में आने में भी पेन फील होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लिनिकल फाइंडिंग्स इन नी ओस्टियोआर्थराइटिस। तो नी ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि पूरे नी जॉइंट के आसपास पेन फील हो रहा होता है और ये पेन जो है वो ऊपर थाइस की तरफ भी जा सकता है और नीचे एंकल्स की तरफ भी आ सकता है। साथ ही में वेल्गस डिफॉर्मिटी भी हो सकती है जिसकी डायग्राम आपको यहाँ पर शो की हुई है। इसको हम नॉक नीज़ भी कहते हैं, यानी दोनों नीज़ जो है वो आपस में उनका स्पेस जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, वो जुड़ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो जॉइंट है उसके आसपास स्वेलिंग भी हो सकती है। नाउ क्लिनिकल फाइंडिंग्स इन हैंड ओस्टियोआर्थराइटिस। सो हैंड ओस्टियोआर्थराइटिस में एक बहुत ही मेन क्लिनिकल फीचर हमें नज़र आता है जिसको हम हिबर्डन नोड कहते हैं। अगर आप यहाँ पर डायग्राम में फोकस करें तो जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर बोनी ग्रोथ्स हो जाती हैं जिसको हम हिबर्डन नोड्स कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से ओस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोस करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हमारा डायग्नोसिस स्टार्ट होता है एक प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री से। इस केस में भी हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, उसकी जो है वो एज पूछेंगे, देन हम ट्रोमा, फीवर, फॉल, इन्फेक्शन से रिलेटेड जो है वो हिस्ट्री पूछ सकते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाती है। इसमें आप जो भी इफेक्टेड जॉइंट होता है उसकी प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं। वहाँ पर आप डिफॉर्मिटी चेक कर लेते हैं, स्वेलिंग चेक कर लेते हैं, रेडनेस या टेंडरनेस वगैरह जो है इनकी एग्जामिनेशन कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हिप जॉइंट इन्वॉल्व है तो आप गेट एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। आप अगर हैंड्स इन्वॉल्व हैं तो आप चेक करते हैं कि वहाँ पर हिबर्डन नोड प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस तरह से आप जॉइंट की फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। देन हम रेडियोग्राफ फाइंडिंग्स यानी एक्सरे और एमआरआई वगैरह जो है ये चेक कर सकते हैं। इसमें हमने क्या चेक करना होता है ये मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। इसके अलावा लैब टेस्ट आ जाते हैं जिसमें हम ईएसआर यानी कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट चेक कर सकते हैं। अब ये बेसिकली प्राइमरी टेस्ट नहीं है ओस्टियोआर्थराइटिस का, लेकिन हम इससे ये रूल आउट करते हैं कि प्रॉब्लम ओस्टियोआर्थराइटिस ही है या फिर कोई और अंडरलाइंग इन्फ्लेमेटरी सिस्टमिक कंडीशन है। देन हमारे पास जॉइंट इफ्यूजन टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि नीडल से जो जॉइंट का फ्लूइड होता है उसको एस्पायरेट किया जाता है और फिर लैब में उसको एनालाइज करते हैं ये चेक करने के लिए कि वहाँ पर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या फिर जो है वो गाउट तो प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए हम जॉइंट इफ्यूजन टेस्ट परफॉर्म करवा सकते हैं। रेडियोग्राफ यानी कि एक्सरे में जो बेसिक फाइंडिंग्स आपने देखनी होती हैं वो आप वर्ड लॉस से याद कर सकते हैं, ठीक है। एल सबसे पहले तो हमें नज़र आता है कि वहाँ पर लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस होते हैं, यानी कि आप ये अगर नी का यहाँ पर एक्सरे आपको शो किया हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखें जो इसकी मीडियल साइड है ख़ास तौर पे यहाँ पे स्पेस जो होती है वो बिल्कुल रिड्यूस्ड होती है। सेकेंड चीज़ जो हमने देखनी होती है वो होती है ओस्टियोफाइट्स, यानी कि जो नोकें बन जाती हैं बोन की जो यहाँ पर आपको दिख रही हैं, हम ओस्टियोफाइट्स चेक कर लेते हैं। थर्ड आप देखते हैं कि जो सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस यानी कि सबकॉन्ड्रल हार्डनिंग जो आपको एक्सरे पे यहाँ पे वाइटिश जो है स्ट्रक्चर नज़र आएगा वो सबकॉन्ड्रियल स्क्लेरोसिस होगी। इसके अलावा सबकॉन्ड्रियल सिस्ट बनी हुई होंगी यानी कि वहाँ पर कैविटीज़ होंगी, डैमेज्ड एरिया होगा जो आपको एक्सरे पे विजिबल होगा। ये वो मेन फाइंडिंग्स होती हैं जो आपने एक्सरे में चेक करनी होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ओस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को किस तरह से मैनेज किया जाता है, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। सबसे पहले तो ये एक टीम वर्क होता है जिसमें हर स्पेशलिस्ट अपना रोल प्ले करता है। जैसे जो रोमेटोलॉजिस्ट हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं, जो डाइटिशियंस हैं फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है तो वो उसको हेल्प करेंगे एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड करने में। दैन फार्मासिस्ट हैं जो कि मेडिकेशन में हेल्प आउट करेंगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आ जाते हैं जो पेशेंट के लिए उसकी डेली एक्टिविटीज़ को किस तरह से वो ईजिली परफॉर्म कर सकता है इससे रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। दैन हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट आ जाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जो जॉइंट रिलेटेड डिफॉर्मिटी है उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, पेशेंट की गेट को कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके मसल्स को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसकी कोऑर्डिनेशन पे वर्क करते हैं। देन एट द लास्ट जो है वो सर्जन्स आ जाते हैं। इन केस अगर ओस्टियोआर्थराइटिस की जो है वो लास्ट स्टेज है तो फिर क्या होता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ वगैरह की जाती हैं और पेशेंट के जॉइंट को करेक्ट किया जाता है।
ओके, सो ओस्टियोआर्थराइटिस में फिजियोथेरेपी किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है उसको अब हम डिस्कस करते हैं, और फिजियोथेरेपी में हम क्या मैनेजमेंट, क्या प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। सो फिजियोथेरेपी के मेन एम्स क्या होते हैं? पेन को रिलीव करना, मसल्स को स्ट्रेंथन करना, जॉइंट को मोबिलाइज करना, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन पे वर्क करना, डिफॉर्मिटी को मिनिमाइज करना और फंक्शन को मेंटेन रखना। फिजियोथेरेपी में हम डिफरेंट मोडेलिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं पेन को मैनेज करने के लिए, जैसे कि पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यानी कि शॉर्ट वेव डायाथर्मी। शॉर्ट वेव डायाथर्मी जो आर्टीरियल ब्लड फ्लो है उसको इम्प्रूव करता है, जिससे जॉइंट की न्यूट्रिशन सप्लाई इम्प्रूव होती है। देन हम वैक्स थेरेपी यूज़ करते हैं इन केस ऑफ हैंड्स ओस्टियोआर्थराइटिस। इसके अलावा हम सुपरफिशियल हीट प्रोवाइड करते हैं जॉइंट को विद द हेल्प ऑफ आईआर और हॉट पैक्स, जिससे क्या होता है कि मसल्स की टाइटनेस जो है वो रिड्यूस होती है और मसल्स रिलैक्स होते हैं। इसके अलावा अगर एक्यूट पेन है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, तो इस केस में हम आइस थेरेपी यूज़ करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि फिजियोथेरेपी में हम कौन सी एक्सरसाइजेस पेशेंट को रिकमेंड करेंगे और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं फ्री एक्टिव एक्सरसाइजेस एंड मोबिलाइजेशन। इनका बेनिफिट ये होता है कि इससे पेन रिड्यूस होता है और साथ में जो जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन है वो इम्प्रूव होती है। देन हमारे पास आ जाती है मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। जो भी जॉइंट इफेक्टेड होता है उसके हम मसल की स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। इन केस अगर हिप या नी जॉइंट इन्वॉल्व है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में यही दो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हम क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स एंड एबडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोथेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोथेरेपी का फ़ायदा ये होता है कि जॉइंट्स पे विदाउट एनी प्रेशर हम उस पर एक्सरसाइजेज जो है वो परफॉर्म करते हैं, जो पेशेंट के लिए भी ईजी होती है। देन हमारे पास आ जाती है बैलेंस ट्रेनिंग। क्योंकि ओस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादातर ओल्ड एज पॉपुलेशन में कॉमन है, तो उनमें बैलेंस ट्रेनिंग ज़रूरी होती है, ताकि उनके अंदर जो फॉल का रिस्क है वो ना हो, किसी किस्म का कोई फ्रैक्चर ना हो और उनकी कोऑर्डिनेशन भी बॉडी की मेंटेन रहे। देन उसके बाद हमारे पास आ जाती है गेट री एजुकेशन। इससे हम पेशेंट का जो वॉकिंग पैटर्न है उसको करेक्ट करते हैं, ताकि उनके जॉइंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना आए। देन हम पेशेंट को कोई वॉकिंग स्टिक्स या वॉकिंग एड्स भी रिकमेंड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जॉइंट्स जो है अपनी प्रॉपर अलाइनमेंट में रहते हैं और अननेसेसरी स्ट्रेस जो है वो जॉइंट्स के ऊपर नहीं आता। एट द लास्ट जो करेक्ट पोस्चर गाइडेंस है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट पोस्चर से भी क्या होता है कि बॉडी की प्रॉपर अलाइनमेंट रहती है और जितने भी जॉइंट के स्ट्रक्चर्स हैं उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आता। एट द लास्ट हम कुछ ऐसी एडवाइसेस को डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पेशेंट्स को करनी है, स्पेशली ओस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को, ताकि उनका जॉइंट फर्दर डैमेज से बच सके। सबसे पहली चीज़ तो हमने पेशेंट को कहना है कि आपने डेली वॉक करनी है। इन केस अगर पेशेंट ओबीज़ है तो उसके लिए वेट को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वॉक करने से बॉडी के जॉइंट्स जो हैं वो मूव होते हैं और उनमें रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा आपने पेशेंट को ये एडवाइस करनी है कि आपने एक पोजीशन को 1 घंटे से ज़्यादा मेंटेन करके नहीं रखना और अपनी पोजीशन को चेंज करना है, क्योंकि अगर आप एक ही पोजीशन में रहेंगे तो आपके उस स्पेसिफिक जॉइंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा और मज़ीद जो वो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है। देन थर्ड, पेशेंट को ये कहना है कि आपने अपना वेट जो है वो हर वीक लाजमी मॉनिटर करना है। इन केस अगर पेशेंट जैसे ओबीज़ है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना एक नॉर्मल वेट उसको मेंटेन करके रखें। देन पेशेंट को आपने ये कहना है कि उसने क्रॉस नीज के साथ जो है वो नहीं बैठना, इस तरह की सिटिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि ये भी एक अननेचुरल पोजीशन होती है जो कि जॉइंट्स पे, लिगामेंट्स पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो है वो एक्सर्ट करती है। इसके अलावा जो है हैवी ऑब्जेक्ट्स की सडन लिफ्टिंग नहीं करनी, क्योंकि इससे क्या होगा कि एकदम से जॉइंट्स पे लोड आ सकता है, बोन्स जो है वो फ्रैक्चर हो सकती हैं। एंड एट द लास्ट, अगर वेदर जो है वो कोल्ड है तो अपने आप को उससे बचाना है, क्योंकि कोल्ड वेदर में जो जॉइंट्स हैं उनका पेन जो है वो बढ़ जाता है। तो अपनी बॉडी को कवर अप करके रखना है ताकि ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो जॉइंट्स पे मेंटेन रहे और वहाँ पर पेन ना हो। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप कि आपको लेक्चर पसंद आया हो। अगर लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।